बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीते 2 दिनों से ग्रेटर नोएडा में हनुमंत कथा सुना रहे हैं, जिसमें हर रोज लाखों लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है। इसी बीच आज बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में कुछ लोगों के बेहोश होने की खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक गर्मी और उमस की वजह से पंडाल में 2-3 लोग बेहोश हो गए थे। हालांकि इनमें से किसी को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसी कोई भगदड़ नहीं हुई है, क्योंकि पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा, वॉलेंटियर द्वारा, यहाँ के आयोजक द्वारा, समिति द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की गई है। तो ऐसी कोई भगदड़ नहीं हुई है, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी की वजह से कूलर की व्यवस्था की गई है और बेहोश भी नहीं हुए हैं, सब सुरक्षित है। किसी प्रकार की कोई शायद 1 या 2 लोग बेहोश हो गए होंगे, क्योंकि चूंकि गर्मी ज्यादा है तो शायद, लेकिन क्या उससे भी आगे बढ़ के एम्बुलेंस में भेजना पड़ गया या इस टाइप की कोई भी चीज नहीं क्या? नहीं, देखो 2 से 3 लोग ऐसे बेहोश हुए थे, लेकिन गर्मी के कारण बेहोश हुए थे, क्योंकि पब्लिक भक्तों का जनसैलाब अत्यधिक मात्रा में आज 6 से 7 लाख के समथिंग भक्त आज पहुंचे। तो हॉस्पिटल कोई नहीं गया, न एम्बुलेंस में कोई नहीं गया, वो तो नॉर्मली हवा में आए, पंखे के बेहोश थे वो भी अब ठीक है। हाँ, वो तो ठीक है, वो कूलर की हवा में आए, उनको पानी पिया और वो ठीक है। आज यहाँ पर रोज की तुलना में जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट था वो 5 गुना ज्यादा था। 4 कंपनी पीएसी के साथ 15 एसएचओ, 8 एसीपी, 4 एडीसीपी और 4 डीसीपी लगाए गए थे और पुलिस प्रशासन और वॉलंटियर्स के सहयोग से एक कथा का जो बाबा का दिव्य दरबार था, क्योंकि आज रोज की तुलना में बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन फिर भी एक दिव्य दरबार बहुत सफल संपन्न हुआ है। वाराणसी में यूपी सरकार बहुत जल्द वाटर टैक्सी को लॉन्च करने वाली है, ताकि सैलानियों के लिए सहूलियत को बढ़ाया जा सके। लेकिन सरकार के इस फैसले का नाविक समाज के 10,000 लोग विरोध कर रहे हैं। नाविकों को यह डर है कि वाटर टैक्सी आने से उनका धंधा पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। पब्लिक को ज्यादा सहूलियत मिलेगी तो उनकी नाव पर कोई नहीं बैठेगा। नाविकों का साफ साफ कहना है कि वो गंगा में वाटर टैक्सी नहीं चलने देंगे। बता दें कि वाराणसी के 84 घाटों पर लगभग 1500 नावें चलती हैं। वाराणसी में वाटर टैक्सी को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। नाविक समाज ने वाटर टैक्सी संचालन के पहले ही मोर्चा खोल दिया है, जिसकी वजह से स्थानीय प्रशासन और नाविक समाज आमने सामने हैं। दोनों के बीच में पिछले कुछ दिनों से ठनी हुई है। इसकी वजह से जो नाविक हैं वो परेशान हैं। नाव का जो संचालन है उस पर भी धीरे धीरे इससे एक तरीके से प्रभाव पड़ रहा है। अब सवाल इस बात का है कि वाटर टैक्सी के संचालन से नाविक समाज इतना नाराज क्यों है, उसे किस बात को लेकर आपत्ति है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वक्त हम वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं और हमारे साथ एक नाविक भी, हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वाटर टैक्सी के संचालन में आपको तो आपत्ति क्या है, अगर वाटर टैक्सी चलता है तो क्या दिक्कत होगी? मैं नाविक दशाश्वमेध घाट वाराणसी। वाटर टैक्सी चलने से हम नाविकों पे काफी असर पड़ेगा और जैसे कि आप बनारस में देख ही रहे हैं, पहले से ही यहाँ पे अलकनंदा क्रूज का संचालन किया जा रहा है। ये घोर निंदा है निषाद समाज की, और निषाद समाज से बिना वार्तालाप किए तरह तरह की यहाँ नावें सरकार लागू कर रही है, जैसे कि हमारे निषाद समाज भाइयों को रोजगार पे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि क्रूज अलकनंदा 1 आनी थी, यहाँ 4 आ गई है। उसके बाद यहाँ पे वाटर टैक्सी भी सरकार द्वारा लाई जा रही है। तो हम चाहते हैं कि सरकार से कि हमारे निषाद भाइयों को जोड़ के ही जो भी कार्य करे। गंगा में हम निषादों का हक है, अधिकार है। भगवान राम को हम लोगों ने पार लगाया है, तो हमारा हक न छीना जाए गंगा से। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बताते हैं। दिल्ली में अमित शाह से अजीत पवार की मुलाकात हुई है। प्रफुल्ल पटेल रहे मौजूद। अमित शाह के घर पर 1 घंटे तक इस दौरान बैठक चली। पोर्टफोलियोज पर शाह से बात नहीं हुई है, ये प्रफुल्ल पटेल का कहना है। पोर्टफोलियो पर शिंदे फडणवीस से बात जरूर हुई है। 2-3 दिन में सारी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी, ये कहना है प्रफुल्ल पटेल का। तो मुलाकात जो है वो अमित शाह से हुई प्रफुल्ल पटेल की यहाँ पर, और अभी फिलहाल पोर्टफोलियो पर शाह से बातचीत नहीं हुई। अमित शाह से ये कहना था प्रफुल्ल पटेल का। उनके साथ में अजीत पवार भी मौजूद थे। 1 घंटे तक लगभग ये बैठक चली है। देखिए, पोर्टफोलियो का अभी तक यहाँ पर बंटवारा नहीं हो पाया है, क्योंकि आपसी मतभेद जो है वो कहीं ना कहीं जरूर अंदर खाने यहाँ पर चल रहे हैं। शिंदे गुट में थोड़ी सी नाराजगी है। अब ये देखना होगा कि कब तक ये सारी स्थिति जो है वो यहाँ पर साफ हो पाती है।
और उधर सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बीजेपी नेतृत्व से यह कहा है कि पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो और फिर विभागों का बंटवारा किया जाए। शिंदे ने यह भी साफ साफ कहा है कि विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री का विवेक है और इसीलिए उन्हें खुली छूट दी जाए। हालांकि इसके लिए वो दोनों डिप्टी सीएम से सलाह लेंगे। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर मुंबई से दिल्ली तक कैसे महामंथन चल रहा है दिखाते हैं आपको। बुलेट ट्रेन के तेजी से अभी विकास होगा। निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता को इसका फायदा होगा, महाराष्ट्र को फायदा होगा। 2 जून को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ट्रिपल इंजन की सरकार का जिक्र तो किया था, लेकिन अभी तक तीनों दलों की मिलीजुली सरकार पूरी तरह पटरी पर नहीं आ पाई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 10 दिन बीत जाने के बाद भी महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे पर खींचतान जारी है। और अब सूत्रों के हवाले से तो खबर यह है कि महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम अजीत पवार दिल्ली पहुंच चुके हैं। सोर्स बता रहे हैं कि सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जहां उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। यानी अब महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे का फैसला दिल्ली से होगा। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र में मामला अभी बीजेपी, शिंदे गुट और अजीत पवार के बीच उलझा हुआ है। आपको थोड़ी आसान भाषा में समझाते हैं। फिलहाल बीजेपी महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में है और उसके आसपास अपने दोनों सहयोगी दलों से तालमेल बनाने की चुनौती है। एक तरफ अजीत पवार अपने विधायकों के लिए बड़े मंत्रालय की मांग पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी और शिंदे गुट मजबूत मंत्रालयों को अपने पास रखना चाहता है। उद्धव ठाकरे से बगावत के वक्त शिंदे ने आरोप लगाए थे कि वित्त मंत्री होते हुए अजीत पवार उनके विधायकों का फंड पास नहीं करते थे। कुल मिलाकर विभागों का बंटवारा बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है। 2 जून को अजीत पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। उनके साथ 8 और विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। उसी दिन से हर किसी की नजर इस बात पर टिकी हुई थी कि अजीत गुट को कौन से विभाग मिलेंगे और शिंदे गुट के खाते में क्या जाएगा। हालांकि अब तक किसी के खाते में कुछ नहीं जुड़ा, सिर्फ मैराथन बैठकों का दौर ही चल पड़ा। कल रात मुंबई में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की बैठक हुई। पिछले 1 हफ्ते में ये चौथी बार है जब तीनों नेताओं के बीच देर रात तक मुलाकात हुई। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार विभागों के बंटवारे का कोई सटीक फॉर्मूला निकल आएगा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी तीनों नेताओं की बैठक बेनतीजा रही। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल रात हुई बैठक में अजीत पवार ने एक बार फिर कैबिनेट में फेरबदल का प्रस्ताव रखा, लेकिन शिंदे ने इनकार कर दिया। इसके अलावा अजीत पवार ने वित्त मंत्रालय उनके खाते में डालने की बात कही, लेकिन इसे भी शिंदे ने नकार दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार को साफ कहा कि उन्हें शिंदे गुट के कोटे से कोई भी विभाग नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा बुरी तरह उलझ गया है। इसीलिए तीनों नेताओं ने आला कमान का रुख किया। अब सबसे अहम सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे के साथ तो बीजेपी का सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अजीत पवार को साथ लाकर बीजेपी ने क्या हासिल कर लिया? या दूसरे तरीके से पूछें तो एनडीए में न्यू एनसीपी यानी अजीत पवार के गुट का रोल क्या होगा? दरअसल जिस दिन से अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ एनडीए में शामिल हुए हैं, उसी दिन से शिंदे गुट के अंदर से नाराजगी की खबरें आनी शुरू हो गई। शिंदे गुट के विधायक भरत गोगावले ने साफ कहा कि अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने के बाद अब हमें आधी रोटी ही खानी पड़ेगी। भरत गोगावले के अलावा शिंदे गुट के संजय शिरसाट भी अजीत पवार के शामिल होने को लेकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। अब तो महाराष्ट्र सरकार के विरोधी भी उनकी इस हालत पर चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहे। शरद पवार गुट के नेता क्लाइडे क्रास्टो ने एक ट्वीट कर कल रात हुई बैठक पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि अजीत पवार के शामिल होने के बाद बीजेपी और शिंदे गुट की जो हालत है उस पर उन्हें तरस आता है। हालांकि बीजेपी अपने विरोधियों को उतना ही सीरियस लेती है जितना लेना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर अजीत पवार की एंट्री से शिंदे गुट में काफी हलचल है। अब कल दिल्ली में अमित शाह के साथ तीनों नेताओं की बैठक के बाद ये साफ हो पाएगा कि महाराष्ट्र में विभाग बंटवारे का गणित सुलझता है या फिर एक नई तारीख की ओर खिसकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। भोपाल के जीव सेवा संस्थान पर सेवा की आड़ में करोड़ों की टैक्स चोरी और जमीनों की खरीद फरोख्त में नियमों की धांधली का आरोप लगा है। मामला मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ता दिख रहा है। ऐसे में जल्द ही इस मामले की सीबीआई और ईडी जांच शुरू की जा सकती है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है ये जीव सेवा संस्थान।
जनसेवा के नाम पर बने इस ट्रस्ट पर संगीन आरोप है। आरोप ये कि लोगों की सेवा के लिए इसे देश विदेश से जो दान मिला, उन पैसों का इस्तेमाल जमीन की खरीद फरोख्त के लिए हुआ। इसके लिए शेल कंपनी बनाई गई और फिर अपने ही ट्रस्टी को जमीन बेच दी गई। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों के राजस्व की हानि हुई। पूरा मामला आपको बताएं, उससे पहले देखिए एफआईआर की ये कॉपी। भोपाल के आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग में पिछले साल 27 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हुई थी। जीव सेवा संस्थान की सहयोगी संस्था के सचिव रमेश हिंगोरानी की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई। इसमें आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी, 120B यानी आपराधिक साजिश के साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज हुआ। इतना ही नहीं, एफआईआर में शिक्षा के लिए आरक्षित 5 एकड़ जमीन की बिक्री की विस्तार से जांच की बात कही गई। दरअसल जीव सेवा संस्थान के 3 सर्वे सर्वा भूतचंद धनवानी इस ट्रस्ट के सालों से अध्यक्ष हैं, तो वहीं हीरो ज्ञान चंदानी सालों से कोषाध्यक्ष हैं और तीसरे हैं संस्थापक सचिव हमेश दारावानी। ये तीनों पेंशनर्स हैं। भोपाल के गांधीनगर इलाके में आशाराम चौराहे के पास साल 2001 में ट्रस्ट जीव सेवा संस्थान ने 28.45 एकड़ बेशकीमती जमीन खरीदी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जमीन किसी और से नहीं बल्कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हीरो ज्ञान चंदानी के रिश्तेदार राजेंद्र राजदेव और बहन की ससुराल पक्ष के लोगों से खरीदी गई, जिसका लैंड यूज कृषि से बदलवाकर शैक्षणिक कर दिया गया। 10 साल बाद यानी 2011 में जीव सेवा संस्थान 28.45 एकड़ में से मेन लोकेशन की 5 एकड़ जमीन लैंडमार्क कॉन्टेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के एमडी महेश राजदेव को लगभग 3.5 करोड़ में बेच देता है। महेश राजदेव कोई और नहीं बल्कि जीव सेवा संस्थान की जो एक दूसरी ट्रस्ट है उसका सचिव है। मतलब सीधे तौर पर यदि सरल भाषा में समझाया जाए तो एक ही ट्रस्ट ने अपने दूसरे ट्रस्ट के ट्रस्टी को अपनी ही जमीन बेच दी औने पौने दाम पे। मतलब बहुत सस्ते में जमीन बेच दी अपने ही ट्रस्टी को और बाद में उसी जमीन की करोड़ों कीमत वसूली गई बिल्डरों से। मतलब कि मोटा मुनाफा कमाने के लिए सीधे तौर पर सेल कंपनियां बनाई गई और उन सेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया दान में मिली, बहुत सस्ते में मिली जमीनों को बहुत महंगे दाम पे बेचने के लिए। जमीन खरीदने वालों की असली पहचान उजागर ना हो, इसके लिए पूरी साजिश की गई। इस पूरे कारनामे को करने के लिए एक शेल कंपनी बनाई गई। लैंडमार्क कॉन्टेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का काम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना बताया गया, लेकिन जीव सेवा संस्थान से कंपनी ने जो जमीन खरीदी उसके बाद कंपनी ने कोई दूसरा सौदा ही नहीं किया, न ही उसके अकाउंट में जमीन खरीदने बेचने का कोई और ट्रांजैक्शन दिखा। जो बताता है कि कंपनी की स्थापना करोड़ों की जमीन को औने पौने दाम में खरीदने के लिए किया गया। अब हम बात करते हैं कि ट्रस्ट को जो जमीन मिली थी उसकी वास्तविक कीमत क्या थी। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जमीन ट्रस्ट को जो मिली थी उसका सही दाम नहीं था, बल्कि 2001 में ट्रस्टी हीरो ज्ञान चंदानी ने, ध्यान रखिएगा, ट्रस्टी हीरो ज्ञान चंदानी ने रिश्तेदार से ये जमीन खरीदी और बाद में इसी जमीन को बिल्कुल अनुबंध करते हुए बहुत कम कीमत पर 31 मार्च 2011 को ट्रस्ट की जमीन बेच दी।